नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग समानुपात पढ़ रहे हैं। जो चैप्टर चल रहा है आपका रेशियो और प्रोपोर्शनल का चल रहा है आपका अनुपात समानुपात का। तो अनुपात में हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं और समानुपात का कुछ हम लोग पढ़ना कल से स्टार्ट किए ना, और कुछ मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। और आज की क्लास को फिर से आज के सत्र को हम कंटिन्यू करते हैं। और उसमें आज की चीज में देखिए क्या होता है, समानुपात की सबसे खास बात आती है आपके सामने मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ये तीन चीज बहुत खास होती है, इसको तो जानना एकदम जरूरी है ना। तो पहले हेडिंग बनाएंगे आप मध्यानुपात। क्या होगा आपका मध्यानुपात? मध्यानुपात देखिए मध्यानुपात में क्या होता है, ये सब समानुपात से निकल के आता है ना। तो उतनी सारी चीजें जानना नहीं कि आता कहाँ से है, उसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी फिर से। और तब बेसिक बेसिक नहीं, आपको उसको फाउंडेशन में जाना होगा। देखिए अगर दो संख्याएं हैं ए और बी है, क्या है, ए और बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं ए और बी है, और इनका मध्यानुपात क्या होगा? इनका मध्यानुपात हो जाएगा कड़ी में ए बी। क्या हो जाएगा? कड़ी में ए बी। ये दोनों संख्याएं ए और बी है, दो संख्याएं ए और बी है, तो इनका मध्यानुपात क्या होगा? कड़ी में ए बी, यानी कड़ी में इन दोनों का गुणनफल। दूसरी बात है तृतीयानुपात। क्या है आपका? तृतीयानुपात। तृतीयानुपात इसमें देखेंगे तृतीयानुपात में, तृतीयानुपात अगर दो संख्याएं ए और बी है, दो संख्याएं क्या है? ए और बी है, इनका तृतीयानुपात क्या होगा? बी स्क्वायर बटा के ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा के ए हो जाएगा। इस वाले का स्क्वायर करेंगे और इससे भाग कर देंगे, ये तृतीयानुपात हो जाएगा। अगर दो संख्याएं ए और बी है, दो संख्याएं क्या है? ए और बी है, इनका तृतीयानुपात क्या होगा? लास्ट वाले का स्क्वायर करके और पहली वाली से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे, तो आपका तृतीयानुपात हो जाता है। चतुर्थानुपात इसके बाद आता है। इसके बाद क्या आता है? चतुर्थानुपात। आपको मैं बताया ना, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। अब चतुर्थानुपात में तीन संख्याएं देगा, दो संख्या नहीं। कितनी संख्या रहती है? तीन संख्याएं। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात अगर आपके सामने तीन संख्याएं ए बी और सी, इनका जो चतुर्थानुपात होगा इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी कि बी गुणे सी हो जाएगा। अब बटे के पहली संख्या से भाग लगा दीजिए, तो हो जाएगा बी सी बटा के ए हो जाएगा। बी सी बटा के क्या होगा? ए होगा। पास समझ में आ रही है आपको? बी सी बटा के ए हो जाएगा। मध्यानुपात क्या होगा? कड़ी में भी होगा। तृतीयानुपात क्या होगा? बी स्क्वायर बटा के होगा। चतुर्थानुपात क्या होगा? इन दोनों को गुणा बटा के ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट है इसका, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। इसको लिख लीजिए कॉपी पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा क्वेश्चन पर अटैक करेंगे, सीधा क्वेश्चन की बात होगी। दो संख्याएं, दो संख्याएं 4 और 25 है, तो इनका मध्यानुपात, इनका मध्यानुपात क्या है? दो संख्याएं 4 और 25 है, उनका मध्यानुपात क्या है? जब भी मध्यानुपात की बात होगी, दो संख्याएं दिया रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इन दोनों का कड़ी में गुणा कर दीजिए। कड़ी में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 25। कड़ी में 4 गुणे 25 है, कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा, 10। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं, दो संख्याएं 1.4 और
और 1.69 है तो उनका मध्यानुपात क्या है? उनका मध्यानुपात क्या है? मध्य का जब भी अनुपात पूछेगा तो क्या होगा? करड़ी में ए बी, करड़ी में क्या होगा? दोनों संख्याओं का वर्गमूल। अब ये देखिए क्या होगा, आप कहेंगे सर ये करड़ी में 1.4 है, करड़ी में 1.6 है, ये देखिए 1.4 और करड़ी में क्या होगा? 1.69। तो यहाँ से इनका गुणा करना मुश्किल है, यहाँ पर गुणा आप नहीं करेंगे, ये नहीं कि गुणा करें। अब आपको पता है कि 1.44 है, ये किसका वर्गमूल होता है? एक एक का, दोनों संख्याएं क्या है? वर्ग है। तो दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का क्या है? वर्ग है, स्क्वायर है। तो 1.4 का वर्गमूल क्या होगा? आप कहेंगे 1.2 होगा, 1.2 होगा। और 1.69 का वर्गमूल क्या होगा? 1.3 होगा, 1.3 होगा। अब ए हो गया 1.2, 1.3, इनका जब गुणा करेंगे तो ये समझिए कि दशमलव दोनों गायब हो गए। यानी कि जब भी जो गुणा होगा तो दशमलव लगेगा, 2 स्थान के बाद लगेगा। तो 12 गुणे 13 कितना होता है? 156 होता है। 12 गुणे 13 कितना होता है? 156। दो अंक पर दशमलव लगा के देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5। 1 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक बटा के 289 और 1/196 है तो उनका मध्यानुपात क्या है? यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक है 1/289 और एक है 1/196। इनका क्या पूछा है? मध्यानुपात पूछा है। तो मध्यानुपाती केस में क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका क्या लेते हैं? वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं ना। यही चीज फिर से हम करेंगे यहाँ पर भी वही चीज होगा आपके साथ। फिर से कि दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए और उनका क्या लीजिए? वर्गमूल ले लीजिए। या दोनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का अगर वर्ग है तो और आसान है, आप कहेंगे सर जी इन दोनों संख्याओं क्या होगा? करड़ी में गुणा हो जाएगा 1/289 इंटू 1/196। अब इनका गुणा करना तो बहुत कठिन है, तो नहीं गुणा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 1/289 इसका वर्गमूल कितना होता है? 1/17, 1/17 हो गया। 196 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 1/14। अब 1/17, 1/14 गुणनफल कितना होगा? 17 7 होता है 119, 119 गुना 238, 1/238 इसका आंसर होगा। 1/238। जब बटे में संख्या दिया है तो मध्यानुपात में इसका आंसर भी आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो सारे जहां जितने सवाल होंगे मध्यानुपात वाला ये सब आप लोग कीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल एक और करा देते हैं लास्ट। एक और सवाल होगा, दो संख्याएं a स्क्वायर b और bc स्क्वायर है तो उनका मध्यानुपात क्या होगा? दो संख्याएं a स्क्वायर b और bc स्क्वायर है तो उनका मध्यानुपात क्या होगा? आप कहेंगे सर जी मध्यानुपात तो करड़ी में गुणा हो जाएगा इन दोनों का। करड़ी में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b हो गया और गुणे क्या हो गया? bc स्क्वायर हो गया। यही तो हो गया bc स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? आप कहेंगे a स्क्वायर हो गया, b का गुणा b में होगा तो क्या हो जाएगा? b का गुणा b तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, c स्क्वायर का c। तो abc इनका क्या हो जाएगा? मध्यानुपात हो जाएगा। abc क्या हो जाएगा? मध्यानुपात हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3 और 12 है तो उनका
उनका तृतीयानुपात क्या है। तृतीयानुपात, देखिए जब भी तृतीयानुपात की बात होती है तो जो दो संख्या दी रहेगी तो उसमें एक वो पहली होगी दूसरी होगी, जो दूसरी संख्या होगी उसी का स्क्वायर करेंगे और पहली वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। आपको बताया उनमें ना, अगर a और b दो संख्याएं हैं तो इनका तृतीयानुपात क्या होता है, b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। b स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं आप कहेंगे 3 और 12 है, क्या है 3 और 12, और इनका तृतीयानुपात पूछा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है 12 कितने बार में काटेगा, 4 बार में, ये 3 12 कितने बार में काटेगा, 4 बार में, तो 4 बार में कट गया तो 12 चौका कितना हो गया, 48। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा, 48। ठीक है, अब सीधा सीधा 12 के स्क्वायर वैसे भी जानते हैं कि 144 होता है, 144 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कलम भी नहीं उठाएंगे तो भी हो जाएगा ना, 12 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तो 44 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल देखते हैं हम लोग। दो संख्याएं 7 और 14 है, तो उनका तृतीयानुपात क्या है। अब यहाँ पर दो संख्या दिया है, कितना है 7 और 14, तो उनका तृतीयानुपात करने का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जी कि जो लास्ट वाले इसी का स्क्वायर कीजिए, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14 हो जाएगा, और पहली क्या है 7 है, 7 से भाग लगा देंगे तो कितने बार कटेगा, 7 से 14 दो बार में कटेगा, तो 14 गुना कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28। इसका आंसर क्या हुआ, 28 होगा। इसका आंसर क्या हुआ, 28 हो जाएगा ना, 14 का स्क्वायर और फिर 7 से भाग लगा देंगे। अगला सवाल देखेंगे, दो संख्याएं 4 और 20 है, तो उनका तृतीयानुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 20 है, तृतीयानुपात पूछा है, तो इस लास्ट वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही तो होगा। तो जो 4 है 20 को काटेगा 5 बार में, तो 5 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। इसका आंसर क्या होगा, 100। तो तृतीयानुपात की कहानी रही आपकी। इसके बाद हम आते हैं अगला, जो हमारा नेक्स्ट होगा चतुर्थानुपात। ठीक है, अब हम आएंगे चतुर्थानुपात में। चतुर्थानुपात में क्या होता है कि इसमें 3 संख्याएं दी जाती है ना। चतुर्थानुपात में क्या होता है, 3 संख्या होती है, अंतिम 2 को गुणा करते हैं, पहली बार से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे 3 संख्याएं 6, 15 और 20 है, 6, 15 और 20 है, तो इनका चतुर्थानुपात क्या है। इनका चतुर्थानुपात क्या है। देखिए आपके पास 3 संख्याएं, और मैं यही बताया हूं ना कि अगर ए बी सी अगर 3 संख्याएं, इनका चतुर्थानुपात क्या होता है, आप कहेंगे अंतिम 2 को गुणा करके लास्ट वाली से भाग लगा देना है। इन दोनों को गुणा करके इसे क्या करना है, भाग लगा देना है।
तो यहाँ पर भी अंतिम दो का गुणा कीजिए और पहली वाली से क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए। तो अंतिम दो कौन है, 15 गुणे 20 है, पहली कौन है, 6 है, तो इनसे भाग लगा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए 6 से कोई नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में। तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। 10 बचे कितना होगा, 50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीन संख्याएं 8, ये 8 है, 8, 30 और 20 है। तो चतुर्थानुपात क्या होगा, तो चतुर्थानुपात क्या है। अब यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, 8, 30 और 20 में। ये 8 है, 30 है और 20 है। इनका क्या पूछा है, तो चतुर्थानुपात पूछा है। तो चतुर्थानुपात निकालने के क्या करेंगे, अंतिम दो का गुणा कर लेंगे, 30 गुणे 20। अब पहली वाली से क्या कर लेंगे, भाग लगा देंगे। 30 गुणे 20 कितना होता है, आप जानते हैं 30 गुणे 20 होता है 600, और 600 में 8 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, ये रही बात आपकी द्वितीयानुपात की, चतुर्थानुपात की और मध्यानुपात की ना। और कल करेंगे हम लोग क्वेश्चन इसका मिसलेनियस। तो इन तीनों को कल से फिर से पढ़ के आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएंगे। वे बच्चे जो कक्षा 11 और 12 में, फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप कक्षा 11-12 में कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आने वाला जो समय है केवल कंपटीशन का है, एकेडमिक का कुछ नहीं होने वाला है। तो केवल आपकी डिग्री होगी, उसको लेके एग्जाम में बैठ सकते हैं, बाकी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप जो 11-12 में जो बच्चे बढ़ रहे हैं तो टारगेट ये रखें कि बस पास हो जाएं किसी तरह से, और बाकी उनका पूरा ध्यान कंपटीशन में जाना चाहिए। और कंपटीशन में किसी भी जानकारी के लिए द करियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर में आकर के संपर्क करें, आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा और आपको करियर संबंधित कोई भी जानकारी आपको बता दी जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, कैसे करें तैयारी। और देखिए आप लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई का फॉर्म पड़ चुका है, यूपीएसआई की तैयारी हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट भी हो चुका है, और इस बैच में आ जाइए आप लोग, सभी लोग जहाँ से हैं आसपास के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वही सभी लोग आके जुड़ जाएं और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो आने वाले समय में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, हालांकि अच्छा तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ अच्छा कर लेंगे, ताकि आने वाली अगली एसआई की भर्ती उसमें बेटर कर पाएंगे। ठीक है, और यूपीडब्ल्यूएससी जो पेट है, पेट का आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको पर डे। तो उसमें भी आप लोग जो बच्चे जहाँ कहीं पढ़ रहे हों, अगर वो पेट देना चाहते हैं अच्छे से, तो वे लोग भी आकर के एग्जाम दे सकते हैं, पेट में बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।